चलिए, तो अब कॉस्ट ऑडिट पढ़े हुए काफी समय हो गया है। एक बार इसका क्विक रिव्यू लीजिए। कॉस्ट ऑडिट में चैप्टर 1 हमारे पास है कॉस्ट ऑडिट के बेसिक्स के बारे में, यानी कॉस्ट ऑडिट के बेसिक्स में क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, क्या करने का प्रोसेस है कॉस्ट अकाउंटिंग, बताइए। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, एलोकेशन, कॉस्ट टू द वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब यहीं से आपको यह भी पता लग जाएगा कि आखिर कॉस्ट ऑडिट करने की जरूरत क्यों पड़ी। आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, मेजर करेंगे और एलोकेट करेंगे। तो क्या ये सारी चीजें सही हो रही हैं? इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। कॉस्ट ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड एंड इट्स एलोकेशन। जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बने हैं और उसका जो एलोकेशन हुआ उसकी करेक्टनेस की जांच करिए। करेक्टनेस इज वेरीफाइड इन अकॉर्डेंस विद cost auditing standards and rules specified by the central government. Sorry, cost accounting standards and rules specified by central government. कॉस्ट ऑडिट के स्कोप में क्या क्या कवर्ड है? सिंपली ऑडिट का सिंपल एक ही मतलब होता है, जो भी अकाउंट बना हो उसका इन्वेस्टिगेशन करना। कॉस्ट ऑडिट के स्कोप में क्या क्या कवर्ड है? कंट्रोल ओवर एलिमेंट वाइज कॉस्ट, असिस्ट इन डिटरमिनिंग सेल प्राइस एंड मार्जिन। अगर सही कॉस्ट निकालेंगे तो सही सेल प्राइस निकलेगी, सही सेल प्राइस निकलेगी तो मार्जिन भी ठीक निकलेगा। असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म्ड, सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड को सेट करना, बजटरी कंट्रोल बनाना, मिनिमाइजिंग वेस्टेज। अगर आप सब कुछ विद इन लिमिट करेंगे तो हर कुछ मिनिमाइज होगा। कॉस्ट क्या होगी? मिनिमाइज। प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमाइज। एक्यूरेट इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा और इवैल्यूएशन होगा ओवरऑल एफिशिएंसी का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कॉस्ट ऑडिट के लिए, वह सेक्शन 148, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो सरकार को पावर देता है कंपनियों से कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर है, ऑडिट और ऑडिटर क्या है, और इंफॉर्मेशन एंड पेनल्टी कैसे देते हैं। तीन हिस्से मैंने बांटा। Central government has power to mandate company to maintain cost record, material, labor and other for regulated entity after consulting regulators. Central government may order audit of cost record and set of criteria on the basis of turnover or net worth. पहला अधिकार तो सरकार को यह मिला कि वो किसी भी कंपनी का कॉस्ट रिकॉर्ड करवा सकती है। दूसरा अधिकार ये मिला, हाँ अगर रेगुलेटेड सेक्टर है तो आपको जो रेगुलेटर है उससे कंसल्ट करना है, नहीं है तो आप अपनी मर्जी से। दूसरा ये अधिकार मिला कि सरकार कभी भी नेटवर्थ और टर्नओवर के बेसिस पे ये स्पेसिफाई कर सकती है कि किस किस को ऑडिट करवाना है। हमारे पास में ऑडिट और ऑडिटर में क्या है? कॉस्ट ऑडिटर सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट ही होगा, उसमें चार्टर अकाउंटेंट का कोई इंफेरेंस नहीं है। कॉस्ट ऑडिटर मस्ट नॉट बी ऑडिटर अंडर सेक्शन 139। अगर सेक्शन 139 में कोई ऑडिटर बना है तो कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता, यानी कोई इंटरनल ऑडिटर या फिर फाइनेंशियल ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता है। कॉस्ट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ऑडिट अंडर सेक्शन 143। और क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, क्या बताया मैंने? क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन राइट ड्यूटीज जो कॉस्ट ऑडिटर का होता है नॉर्मल ऑडिटर की तरह ही रहता है। 30 दिन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर, कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा विद एक्सप्लेनेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई और भी इंफॉर्मेशन कंपनी से मांग सकती है, और ऐसा ना करने से ऑडिटर को पेनल्टी पड़ेगी 147(2), 3, 4 और 5 में, और कंपनी और उसके ऑफिसर पे पेनल्टी पड़ेगी 147(1) में। तो ये जो सेक्शन 148 है ये सबसे ज्यादा ताकत देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये ही एक सेक्शन है जिसने कॉस्ट ऑडिट को मैंडेट कराया। कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? दो तरीके के ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन, एक है जनरल और एक है सोशल। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स प्रॉपरली बने हैं या नहीं उसको वेरीफाई कीजिए।
कंप्लायंस कॉस्ट अकाउंटिंग का हुआ है या नहीं उसको वेरीफाई कीजिए, डिटेक्शन कीजिए फ्रॉड और एरर्स के, वेरिफिकेशन कीजिए कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर्स के, डिटरमिन कीजिए क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हेल्प क्या करेंगे प्राइस फिक्सेशन में, हेल्प करेंगे रिकंसिलेशन में, इंश्योर करेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ क्या करेंगे एबनॉर्मल लॉस, इंक्रीज क्या करेंगे कॉस्ट कंसिशियसनेस, एडवाइज करेंगे मैनेजमेंट को इंप्रूवमेंट थ्रू इंटरफर्म कंपैरिजन, हेल्प करेंगे कॉर्पोरेट कंप्लायंस में, हेल्प्स इन वेरियस टैक्स रिलेटेड मैटर्स। तो ये तो इसका जनरल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस क्वालिटी को जस्टिफाई करता है या नहीं ये भी इस बताएगा कॉस्ट ऑडिट, रिमूविंग डिस्पैरिटी इन प्राइसिंग, प्राइसिंग की डिस्पैरिटी यानी प्राइस कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और, इसको भी रिमूव करेगा, इंश्योर इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस, हेल्प इन ग्लोबल कंपटीशन और इंश्योरिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कॉस्ट ऑडिट की क्या यूटिलिटी है, क्या एडवांटेज है? कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रक्चरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग कॉस्ट टू द स्टेक होल्डर्स। टूल्स फॉर एसेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के मेजरमेंट के टूल की तरह ही यूज हो सकता है। कॉस्टिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स प्रोसेस एंड रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन कवरेज देन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट्स वैल्यू चेन। और गुड्स कॉस्टिंग सिस्टम किस किस में आपको हेल्प करेगा, मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, असिस्ट करेगा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में, गाइड करेगा प्रोडक्ट मिक्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, वर्किंग विद कॉमन सोर्स ऑफ कॉस्टिंग डेटा हेल्प इन कंट्रोलिंग डिफरेंट ऑडियंसेज एंड reconcile it, integrating database and information system that can help costing information more useful and reducing मैन्युपुलेशन को रिड्यूस करने में मदद करेगा और कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने में मदद करेगा। चैप्टर 1 में इतनी ही बातें हैं, इसमें यह भी था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे कहते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या है, बट चूंकि वो चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी कवर्ड है इसलिए मैंने उसको यहां पे नहीं लिखा। अब अगर आप देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको नोट करवा दिए थे और ये भी बताया था कि इस नोटिंग के बाद आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अदर देन स्कैनर। वैसे अगर आप पढ़ना चाहें बुक तो वो भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बुक के अंदर भी ये सारी बातें डिटेल्ड में लिखी हुई हैं। जो हमारे पास स्कैनर है वो ऑलरेडी बना हुआ और स्कैनर में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया था व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द कंपनीज इन रिलेशन टू प्रोविजन ऑफ 148, ये आप पढ़ ही चुके हैं, अभी मैंने बता ही दिया। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट आप जानते ही हैं। व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट आपने पढ़ाई है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट ये भी पढ़ा है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, हमारे पास में बेसिक स्कोप और वाइडर स्कोप दोनों अवेलेबल है। सिलेबस 2016 में तो इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं था। सिलेबस 22 में एक थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जून 24 में है, उसके बाद में जून 23 में भी है, दिसंबर 23 में भी है। तो एक थ्योरी क्वेश्चन आप उम्मीद करके चलिए कि इस चैप्टर से आएगा। बाकी ये चैप्टर सिर्फ बाकी कॉस्ट ऑडिट के इंट्रोडक्शन को समझने के लिए है। एग्जाम के पर्पज से जो 4-5 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं और पढ़ाए हैं वो आपके लिए क्या है, रेलेवेंट है। तो चैप्टर 1 में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं और आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, अदरवाइज जो 4-5 पॉइंट मैंने नोट में लिखवा दिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम चलते हैं दोस्त अपने पास में चैप्टर नंबर 2 पे। हमारे पास में आ गया अब चैप्टर नंबर 2, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 एज अमेंडेड। इस चैप्टर से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, बात समझ में आई। और इसमें हमने बहुत समय लगाया था, काफी टाइम लगा था इस चैप्टर को कराने में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक्ट का मतलब यहां पे रेफरेंस किसका होगा, कंपनीज एक्ट का। कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का मतलब कौन है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिसके पास मेंबरशिप नंबर है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। कॉस्ट ऑडिटर मींस कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जिसको बोर्ड क्या करेगी, अपॉइंट। कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब होता है अकाउंट रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर ऑडिट्स, अभी आपने देखा था वो। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट ड्यूली साइंड बाय द कॉस्ट
cost report on cost record examined and cost statement prepared as per the rules including attachment, annexures, qualification, observation attached with or included in such report। मतलब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट साइन किया होगा उसमें जितने भी अटैचमेंट और एनेक्सर लगे होंगे सब ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट होगा। इंस्टीट्यूट का मतलब है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अंडर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959। क्लियर हो गया। अभी कानून का नाम कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट ही है, उसमें नाम में कोई बदलाव नहीं आया है। टाइप्स ऑफ सेक्टर और डिवीजन ऑफ द एंटिटी, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के सेक्टर है, एक रेगुलेटेड और एक अनरेगुलेटेड। अब रेगुलेटेड सेक्टर क्या है? रेगुलेटेड सेक्टर वो है जहां पे प्राइसिंग डिसीजन में और पॉलिसी मेकिंग में सरकार का इंटरफेरेंस हो। रेगुलेटेड सेक्टर मींस वेयर गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन पॉलिसी डिसीजन, स्पेसिफिकली प्राइसिंग डिसीजन एंड इंक्लूड्स फॉलोइंग। कौन कौन से? टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मा, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल एंड शुगर, अल्कोहल। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर इसके अलावे है। वैसे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का भी लिस्ट दे रखा है, बट वो लिस्ट बहुत सारे हैं, उसमें तो उतना इतना आसान काम नहीं है। बुक में दे रखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहां पे देख लेता हूं। ये देखिए हमारे पास नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कितने सारे लिस्ट दे रखे हैं, देख लिया आपने। आप पढ़ना चाहें रटना चाहें तो ये रट सकते हैं, अदरवाइज आपको नाम किसका याद रखना है? रेगुलेटेड सेक्टर का। और रेगुलेटेड सेक्टर के अलावा जिस भी इंडस्ट्री पे कॉस्ट ऑडिट लगता है वो सब किस में माना जाएगा? अनरेगुलेटेड में। बट भी आपको याद रखना है तो आप यहां से रख सकते हैं। हमने सबसे पहली बात की एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देखिए जिस पर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है जरूरी नहीं उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट भी एप्लीकेबल हो जाए। कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होना एक बात है और ऑडिट एप्लीकेबल होना एक बात है। तो रेगुलेटेड सेक्टर हो या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हो, कोई भी हो, अगर उसका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए, कितना? 35 करोड़ या मोर। अगर 35 करोड़ या मोर हो जाए तो उसके ऊपर आप क्या लगाएंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड। एमएसएमई को एग्जम्प्ट कर दिया है कॉस्ट रिकॉर्ड के रिक्वायरमेंट से। कॉस्ट ऑडिट रूल नंबर 4, रेगुलेटेड सेक्टर एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस कितना हो? 50 करोड़ और मोर। एंड इंडिविजुअल टर्नओवर का लिमिट कितना है? 25। यानी अगर रेगुलेटेड की बात करें तो आप याद रखेंगे 25 और 50 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अगर मैं बात करूं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की तो कितना है? 100 करोड़ और 35 करोड़। यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया था और ये एग्जाम्पल आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एग्जाम्पल से आप पूरा इसको समझ पाएंगे, रिकॉर्ड को और ऑडिट को। इधर ध्यान दीजिए, ए है, इसमें है 10 करोड़, बी में कितना है? 5 करोड़, 3 क्या है? अदर्स। टोटल कितना हो गया? 18। तो 18 करोड़ है तो यहां पे तो ना रिकॉर्ड बनेगा ना ऑडिट बनेगा। इसलिए ए का मतलब ये यहां पे कुछ नहीं है, बोलो ना ये बनेगा ना ये बनेगा ना ही ये बनेगा। अब देखिए ए है कितना? 17 करोड़, बी कितना है? 14 करोड़, सी कितना है? अदर कितना है? 8 करोड़। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी टोटल कितना बन गया? 39 करोड़। अब 39 करोड़ बन गया तो आपके पास में कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनेगा क्योंकि 35 करोड़ का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, हाँ या ना? लेकिन क्या ऑडिट एप्लीकेबल होगा? नहीं। अब हमारे पास आ गया 20, 10, 25, टोटल कितना हो गया? 55। तो अगर 55 हो गया तो आप ध्यान से देखिए, 55 अगर हो गया तो आपके पास में कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाना ही पड़ेगा, ऑडिट भी कराना पड़ेगा। लेकिन किसका? ए का ऑडिट कराना पड़ेगा। आपको सबके ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। किसका ऑडिट कराएंगे? ए का। क्योंकि यहां पे जो इंडिविजुअल टर्नओवर है, यहां देखिए ध्यान से क्या लिखा था, मैंने ए किसको बोला है? रेगुलेटेड सेक्टर को। रेगुलेटेड को क्या बोला है? ए। और अनरेगुलेटेड को क्या बोला है? बी। बात समझ में आई? रेगुलेटेड सेक्टर में देखिए कितना है हमारे पास टर्नओवर क्राइटेरिया? 50 और
25, टोटल में कितना 50, इंडिविजुअल में कितना 25, हाँ या ना। और बी में कितना है देखिए, टोटल में कितना 100 और इंडिविजुअल में कितना 35। तो आइए यहां देखिए हमारे पास में ए में कितना आ गया, बोलिए ए में कितना आ गया, रेगुलेटेड सेक्टर में कितना है 20, बोलिए नॉन रेगुलेटेड में कितना है 10 और अदर्स में कितना है 25, टोटल कितना हो गया 55। तो एग्रीगेट टर्नओवर आपका 55 हो गया, बोलो ना हाँ या ना। एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया 55। अब अगर दूसरे में आ जाओ सिचुएशन, तो देखना हमारे पास में इधर कितना आ गया बताओ, ए में कितना आ गया 15, बी में कितना आ गया 17, अदर्स में कितना आ गया 70, टोटल कितना हो गया 102, टोटल कितना हो गया 102। तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो लगेगा ही लगेगा, कॉस्ट ऑडिट भी लगेगा रेगुलेटेड वाले पे, लेकिन बी में लगेगा क्या, बी में चेक करो, बी में लगेगा ध्यान से देखना, बी में हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास क्या है देखिए 35 करोड़ और 100 करोड़। तो क्या आपके पास में 35 करोड़ और 100 करोड़ वाला फॉर्मूला पूरा हुआ। देखिए एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल प्रोडक्ट सर्विस सेल बी 100 करोड़ और मोर और इंडिविजुअल टर्नओवर इज 35 करोड़ और मोर, मतलब इंडिविजुअल में कितना होना चाहिए 35 और कंसोलिडेटेड में कितना होना चाहिए 100, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो क्या कंसोलिडेटेड में 100 हुआ, कंसोलिडेटेड में 100 हुआ, ध्यान से देखो कंसोलिडेटेड में 100 हुआ। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, देखिए यहां मैंने ऑब्जर्वेशन लिखाया है, देखिए फॉर इवेल्युएटिंग ए एंड बी इंडिविजुअल टर्नओवर ऑफ बोथ ए एंड बी आर एग्रीगेटेड, बोलो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस 1 ऑल प्रोडक्ट सर्विस ऑफ रेगुलेटेड and 2 all product and service of unregulated but product service other than regulated not covered। मतलब आपको जोड़ना क्या था, आपको जोड़ना है ए और प्लस में बी, फिर क्या जोड़ना है 15 और प्लस में 17, बोलो ना हाँ या ना। 15 प्लस में कितना जोड़ना है 17, तो अगर 15 प्लस में 17 जोड़ेंगे कितना होगा 32, और हमारे पास सही है था कितना नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। अब तीसरे में चलो 20 और 25 कितने हो गए 45, हो गया ना। तो 1 2 और 3 तीनों हो गया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है ऑब्जर्वेशन के लिए, अगर इवेल्युएशन करना है ए और बी का, फॉर इवेल्युएशन ए एंड बी इंडिविजुअल टर्नओवर ऑफ बोथ ए एंड बी आर एग्रीगेटेड, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस टर्नओवर ऑफ ऑल प्रोडक्ट सर्विस ऑफ रेगुलेटेड all product and service of unregulated but product and service other than regulated unregulated not covered। तो turnover the product other than A and B are considered only in aggregate and not in individual। मतलब A और B का किस में कंसीडर करना है एग्रीगेट में, इंडिविजुअल में कंसीडर नहीं करना, लिखने की जरूरत नहीं है, सब तो लिखवा ही रखा है। और फिर मैंने एग्जाम्पल आपको कराया था 15 से लेकर के 19 तक, क्या आप ये 15 से 19 तक का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं। 15 से 19 ये देखिए, ध्यान से देखना आप, कह रहे XYZ लिमिटेड हैज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर टेबल ए में कितना है 6 करोड़ दिख रहा है, टर्नओवर बी में कितना है 9 करोड़, अदर कितना है 18, 9 6 15 और 18 कितना हो गया 33, यानी कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल नहीं। दूसरे में चलिए, अगर कॉस्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो ऑडिट का सवाल ही नहीं उठता, खत्म। दूसरे में चलिए 7 और 8 कितना 15, 15 और 24 को हो गया 39, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो गया। अब देखो कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा, 7 और 8 कितने हो गए 15, मतलब ऑडिट के किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है। देखिए ओवरऑल टर्नओवर 39 करोड़ दैट इज 50 करोड़ एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट टेबल ए एंड टेबल बी 15 करोड़ विच इज लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 25 करोड़, तो नहीं हुआ।
अब तीसरे में चलिए, आपके पास में 11 और 14 कितना हो गया 25। तो कॉस्ट रिकॉर्ड भी एप्लीकेबल हो गया, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा रेगुलेटेड वाले पे। किस पे एप्लीकेबल होगा? रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड पे नहीं होगा, क्योंकि रेगुलेटेड के लिए हो गया 11 और 14 कितना हो गया 25। देखिए ओवरऑल टर्नओवर कितना 53 करोड़, हाँ या ना, 50 करोड़ एंड एग्रीगेट टर्नओवर इतना हो गया 25 करोड़। सिंस रूल 4(1) of the company's cost audit rule as amended are fulfilled, therefore cost audit applicable to table A, table A must regulated sector। बात समझ में आई? फिर आइए अगर आगे, हमारे पास में यहां पे कितना हो गया 19 करोड़ और 15 करोड़, 19 और 15 बोलिए कितना 34 करोड़, 19 और 15 कितना हो गया 34 करोड़ और 76 जोड़िए 110 करोड़। तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो एप्लीकेबल है ही, बोलिए ऑडिट भी आपके पास एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि कितना हो गया 34 करोड़, टर्नओवर कितना है 25, बट 35 नहीं पूरा हुआ अभी, इसलिए टेबल ए पे होगा, टेबल बी पे अभी भी नहीं होगा, मतलब नॉन रेगुलेटेड पे अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगला देखिए 20 और 22 कितना हो गया 42, मतलब इस दोनों का टोटल 35 से एक्सीड कर गया, बोलिए। तो इसलिए आपके पास में कितने पे एप्लीकेबल हो गया, ए पे भी हो गया, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड भी हो गया, और रेगुलेटेड पे भी हो गया, अनरेगुलेटेड पे भी हो गया। इसी बात को मैंने यहां समराइज कराया था, मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान देना। ये वाला पॉइंट तब भी समझाने में समय लगा था, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हमारे पास में टेबल ए मतलब रेगुलेटेड सेक्टर में 10, अनरेगुलेटेड में 5, 10 और 5 15, अदर्स में कितना 3, टोटल कितना बना 18। कोई अभी लिमिट नहीं आ रहा, कुछ नहीं एप्लीकेबल है, ना रिकॉर्ड ना ऑडिट, कुछ नहीं। दूसरे में चलिए 17 और 14 कितना बना, 17 और 14 कितना बना 31, और 8 कितने बन गए 39। तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो फुलफिल हो गया, कॉस्ट रिकॉर्ड क्या हो गया फुलफिल। बट ये अगर ध्यान देंगे इधर, तो 17 और 14 वैसे कितना हो गया 31, ये 25 से ज्यादा है, नहीं 25 से ज्यादा है, बट क्या आपका एग्रीगेट टर्नओवर पूरा हुआ, वो भी तो देखना पड़ेगा। तुम लोग नालायक हो एक नंबर के। इधर देखो इसमें क्या लिखा था, एग्रीगेट कितना हो 50 और इंडिविजुअल कितना हो 25, तो इंडिविजुअल तो क्रॉस कर गया बट एग्रीगेट क्रॉस नहीं किया। अब बात समझ में आई? अब तीसरे पे चलो, 20 और 10 कितना हो गया 30, मतलब एग्रीगेट मतलब इंडिविजुअल क्रॉस कर गया, और अगर 35 25 जोड़ देंगे कितना हो गया 55, मतलब एग्रीगेट भी क्या कर गया क्रॉस, इसलिए 1 और 2, लेकिन अनरेगुलेटेड अभी भी नहीं आया। अब चलिए 15 और 17 कितना हुआ 32, मतलब अभी भी 35 नहीं पहुंचा, बोलिए। तो इंडिविजुअल पूरा नहीं हुआ, एग्रीगेट पूरा हो गया, तो अगर इंडिविजुअल पूरा नहीं हुआ एग्रीगेट पूरा नहीं हुआ, पूरा हो गया तब भी नहीं होगा कंसीडर, इसलिए आपके पास किस पे लगा ए पे और बी पे, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड और रेगुलेटेड पे तो होगा, अनरेगुलेटेड पे नहीं होगा। अब देखिए 20 और 25 कितना हो गया 45, मतलब इंडिविजुअल पूरा कर गया, और एग्रीगेट कितना हो गया 125, इसलिए सब पे हो गया। उसी चीज को मैंने यहां समराइज किया है, तो क्या आपको एप्लीकेबिलिटी का मतलब पता चलेगा। वैसे इंस्टीट्यूट अगर इसमें क्वेश्चन पूछना चाहे तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट वो पूछते नहीं है। टाइप्स ऑफ फॉर्म, इसको अच्छे से समझना है, मैंने वहां भी समझाया था, कई बार हमें सीधे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं और यही नहीं पता होता कहां लगना है और कहां नहीं लगना है। आपको क्या समझना है, अभी कंक्लूजन देखिए। नंबर 1, आप जब इंडिविजुअल टर्नओवर की बात करेंगे तो किसका करेंगे, रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड दोनों प्लस, और अगर कंसोलिडेटेड का करेंगे तो रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड अदर्स। बात समझ में आई? कंडीशन दोनों पूरे होने चाहिए, एग्रीगेट भी और इंडिविजुअल भी, बट इंडिविजुअल का मतलब रेगुलेटेड प्लस अनरेगुलेटेड। टाइप्स ऑफ फॉर्म, CRA1, CRA1 फॉर्म किसके लिए करते हैं, द फॉर्म इज फॉर, किसके लिए करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और 30 सेपरेट हेड्स इसमें दिए गए, 30 सेपरेट हेड्स। CRA2 इंटीमेशन करेंगे किसके लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर विद सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर्म नंबर 3, फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इसमें क्या आएगा, जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रोडक्ट सर्विस डिटेल, बोलिए।
पार्ट बी सेपरेट रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आप बनाएंगे। पार्ट सी सर्विस सेक्टर के लिए बनाएंगे। किन किन चीजों को ध्यान में रखना है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, एब्रिज्ड कॉस्ट स्टेटमेंट, डिटेल ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डिटेल ऑफ यूटिलिटी कंज्यूम्ड, डिटेल ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन, वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल पोजीशन, रेशियो एनालिसिस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिकंसिलेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज। ये सारी चीजें मैंने आपको करवा भी रखी हैं, वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सब पे करवाया है। इसके बाद हमारे पास क्या गया था? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। मैंने बताया था वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम से ओरिजिनेट हुआ था 1968 में, और एक काउंटिंग स्टैंडर्ड स्टीयरिंग कमेटी जो है यूके की, उसने इस कॉन्सेप्ट को स्टेब्लिश कराया था। वैल्यू एडेड का मतलब होता है हम प्रॉफिट अर्न करते हैं किसके लिए? एम्प्लॉई, डायरेक्टर, लॉन्ग टर्म फाइनेंसर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर और एंटिटी के लिए। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस होता है टेक्निकली उसको क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन। लेकिन वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट आप यहां बनाएंगे और जो आप एफआर में बनाएंगे दोनों अलग होगा, क्योंकि यहां पे रूल में वैल्यू एडिशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या क्या दिखाना है आपको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने एग्जैक्ट वही फॉर्मेट आपको सब चीज में लिखा है जो लॉ में लिखा है। इंस्टीट्यूट ने कई बार एग्जाम के क्वेश्चन करते समय इसको फॉलो किया भी है, कभी नहीं भी किया है, बट मैंने सारी चीजें आपको लिखाई है एज पर लॉ। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस करेंगे टैक्स एंड अदर ड्यूटीज। नेट रेवेन्यू इसमें ऐड करेंगे एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एड लेस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ बॉट आउट सर्विसेज में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रोसेस मटेरियल, केमिकल, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्ड स्पेयर, यूटिलिटीज, अदर इफ एनी स्पेसिफाइड, टोटल करेंगे। फिर क्या निकल आएगी? वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड में इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स जो भी होगा जोड़ेंगे, एक्सेप्शनल और अदर इनकम करके अर्निंग अवेलेबल पर क्या निकालेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या क्या दिखाएंगे? एम्प्लॉय को कितना गया, शेयर होल्डर को डिविडेंड में कितना गया, कंपनी के पास रिटेन्ड प्रॉफिट कितनी है, गवर्नमेंट को टैक्स कितना गया, एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कितना है, अदर अगर कुछ है तो स्पेसिफाई करेंगे, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। फॉर्मेट यही फॉलो करेंगे क्योंकि लीगल फॉर्मेट यही है। आपके स्टडी मटेरियल में दे भी रखी है और मैंने आपको लिखवाया भी। एनालिसिस और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया, एम्प्लॉई के बेनिफिट्स में सब कुछ आ जाता है सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ के। जैसे आपने कंपनी के बिहाफ पे खर्चा किया और कंपनी ने बाद में उसकी रिम्बर्समेंट कर दी, तो वो आपका कंपनी आपका कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो कंपनी के खर्चे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है तो उसका भी खर्चा एम्प्लॉय के अंदर नहीं आता, और कोई आर्टिकल या ऑडिट असिस्टेंट है तो उसको भी हम एम्प्लॉय के लिमिट में नहीं लेते। अदरवाइज एम्प्लॉय को आप कुछ भी पे करें, वो डायरेक्टर भी एम्प्लॉय ही है, कुछ भी पे करें कैश में, काइंड में, सब एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट। शेयर होल्डर में आप इंक्लूड करेंगे इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। कंपनी में आप रखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस, जितने टाइप के रिजर्व क्रिएटेड है, डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश आइटम और डेफर्ड टैक्स है। गवर्नमेंट में रखेंगे इनकम टैक्स, लोकल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अगर उसकी रिकवरी पॉसिबल ना हो, मतलब जिस इनडायरेक्ट टैक्स का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता उसको हम गवर्नमेंट के टुवर्ड्स एप्लीकेशन मान सकते हैं। एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अदर एक्सपेंसेज प्रोवाइड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस और सर्विसेज में जितने भी शॉर्ट टर्म को है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट छोड़ करके लॉन्ग टर्म का जितना भी है सब आप प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस में मानेंगे। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें कह रहा था वैल्यू एडेड है, रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट सेल्स है, रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू वैल्यू एडेड है, नेट सेल एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इंक्रीज इन स्टॉक है, एक्सपेंसेस, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। और क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा था? पहले वैल्यू एडेड निकालो, रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट सेल्स निकालो, रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू वैल्यू एडेड निकालो। पहले हमने वैल्यू एडेड निकाला, रेवेन्यू निकाल दिया, फिर एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक कर दिया, हमारे पास में जो जो खर्चे जाने थे सब खर्चे डाल दिए, आपके पास क्या निकल के आ गया? वैल्यू एडेड। फिर वैल्यू एडेड का हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया कि एम्प्लॉई में कितना गया, कंपनी के पास रिटेन्ड प्रॉफिट के नाम से कितना पड़ा हुआ है, उसके बाद में टैक्सेज में कितना गया, अदर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के पास कितना गया, और टोटल वैल्यू एडेड कितना है। आप बोलेंगे सर उतने पॉइंट्स तो नहीं आए जितने पॉइंट आपने ऊपर बनाए थे, तो जितना क्वेश्चन में दे रखा होगा उतना ही आएगा। बोलो। फिर आपने रेशियो निकाल दिया, प्रॉफिट को डिवाइड कर, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया, रेशियो निकल के आ गया।
फिर हमारे पास में रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू वैल्यू एडेड भी आ गया। वैल्यू एडेड का और भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 53, उसमें भी हमने सेम ही चीज फॉलो किया है। बात समझ में आई? यहाँ पे ज्यादा हमारे पास में हेड्स अवेलेबल थे तो हमने ज्यादा हेड्स दिखा दिए, बाकी कॉन्सेप्ट वो भी क्या है, सेम। फिर इसमें आपको 3 साल का कैलकुलेशन निकालना था परसेंटेज का, वो परसेंटेज भी हमने निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा था, ऑपरेटिंग परसेंटेज एज वैल्यू एडेड। फिर दूसरा कह रहा था वैल्यू एडिशन एज नेट सेल्स। फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ क्या निकाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर स्टेटमेंट ऑफ क्या निकाला, वैल्यू एडिशन। तो ये क्वेश्चन के अंदर था, ये भी आपने किया था। अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद आता था रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से क्या करते हैं, रिकंसाइल, कंपेयर करते हैं, और जो भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है उसको कंसीडर करते हैं। इसमें भी मैंने लीगल फॉर्मेट आपको बनाया था कि जो लॉ है वो कहता है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का करेंगे। वैसे एग्जाम में सिर्फ करंट ईयर रहता है, उसमें कोई प्रीवियस ईयर नहीं रहता। आप लिखेंगे कैसे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर ऑडिटेड प्रोडक्ट सर्विस फॉर अनऑडिटेड। ऑडिटेड को अलग करके दिखाएं, अनऑडिटेड को अलग करके दिखाएं। वैसे क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन रहती नहीं है, इसलिए एक ही दिखेगा आपको। इनकम नॉट कंसीडर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो जो इनकम कंसीडर नहीं हुआ उस सबको आप हेडवाइज दिखाएंगे। लेस एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर्ड, उसको भी हेडवाइज दिखाएंगे। एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक अलग करेंगे, अदर एडजस्टमेंट करेंगे, और प्रॉफिट एज पर क्या निकाल देंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सक्लूडिंग ओसीआई। अगर इन डेज के हिसाब से बनेगा तो ओसीआई भी आता है, बट ओसीआई आएगा तो पीएल अकाउंट में, बट ओसीआई नॉर्मल इनकम का पार्ट नहीं होता, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड। तो इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया था। सम कॉमन आइटम ऑफ डिफरेंसेज बताए, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्सेड्स, सब्सिडीज है, लिटिगेशन रिकवरी है, टैक्स रिफंड है, सीएसआर के खर्चे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट है, स्टॉक वेरिएशन डिफरेंस है, ट्रेडिंग लॉसेज है, अमोर्टाइजेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, और हमारे पास में ओवरहेड रिकवरी। ये सारे के सारे जितने भी खर्चे हैं उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेज आ जाते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे आपको। एक क्वेश्चन जैसे 22 है वो देखिए, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 22 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास में फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट का डिटेल दे रखा है। ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, ये सब आपका स्टॉक एडजस्टमेंट में चला जाएगा। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, फाइनेंशियल में आता, कॉस्ट में आता ही नहीं। डोनेशन गिवन, फाइनेंशियल में आएगा, कॉस्ट में नहीं आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सेड, फाइनेंशियल में आएगा, कॉस्ट में नहीं आएगा। तो ये सारे डिटेल दे रखे हैं, और मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, इसका रिकंसिलेशन। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। बोलिए, वैसे एग्जाम के सजेस्टेड में देखेंगे तो उल्टा भी लिख देता है, बट मैंने एज पर लीगल फॉर्मेट लिखा है। ऐड कर देंगे इनकम नॉट कंसीडर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जो जो कंसीडर नहीं हुआ उसको क्या कर दिया, ऐड। फिर हमने कर दिया लेस एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर्ड, उसको क्या कर दिया, माइनस। एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक के लिए क्या बना दिया, वर्किंग नोट, अदर एडजस्टमेंट डाल के, और फिर टोटल निकाल दिया। वर्किंग नोट में मैंने स्टॉक वगैरह का जो अमाउंट है वो दिखा दिया था। तो रिकंसिलेशन सबसे बेहद सिंपल काम होता है, इसके ऊपर कई क्वेश्चन आपने किए हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे क्योंकि 7 नंबर फ्री में है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। फाइनेंशियल पोजीशन एंड रेशियो एनालिसिस, कई बार बच्चे इसको भी मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो एनालिसिस अगर आपके एग्जाम में आता है तो हम समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट के चैप्टर नंबर 10 से, लेकिन कुछ तरीके के जो रेशियोज हैं वो इस चैप्टर में भी प्रेजेंट करने के लिए कॉस्ट स्टेटमेंट में दे रखा है, लेकिन उसका फॉर्मेट अलग है। तो कई बार आप सुनते होंगे स्टूडेंट बोलेगा आपको कि मैं आंसर सही करके आया था, मेरे नंबर कट गए। अगर वो लिख देगा कि इस पार्ट के हिसाब से एनेक्सर बनाना है तो आपको फॉर्मेट में बना के देना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल बोल दिया तो फिर फॉर्मेट में बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे फाइनेंशियल पोजीशन में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ग्रॉस, नेट फिक्सेड्स, करंट, ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, फिर नेटवर्थ निकालना पड़ेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए वैल्यू एडेड, नेट रेवेन्यू और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको दिखाना पड़ेगा सब परसेंटेज में, पीबीटी, ये सारा। फिर अदर फाइनेंशियल रेशियोज आपको दिखाने पड़ेंगे, वर्किंग कैपिटल के रेशियोज दिखाने पड़ेंगे। ये सारे फॉर्मेट में प्रेस्क्राइब्ड है। किसमें प्रेस्क्राइब्ड है, फॉर्मेट में।
नोट्स फॉर कंपनी एम्प्लॉइंग इन डे, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाएंगे, रिजर्व सरप्लस में सिर्फ क्या दिखाएंगे, अदर इक्विटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग में बोरिंग और नॉन करेंट लाइबिलिटी दिखाएंगे, नेट फिक्स एसेट्स में पीपीई और जो भी दिखाना है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या दिखाएंगे, सारे नोट्स लिखवा दिए थे। नेटवर्थ आप सेक्शन 2 क्लॉज 57 के मीनिंग के हिसाब से लगाएंगे। रेवेन्यू शैल बी नेट ऑफ टैक्स और पीबीटी डज नॉट इंक्लूड ओसीआई। अब यहां पे अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 34 ये देखिए, कह रहा द फॉलोइंग फिगर आर टेकन फ्रॉम द बेस्ट लिमिटेड फॉर द ईयर 31/3/2018। कह रहा है आपसे, देखो, कंप्यूट द फॉलोइंग अंडर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स। अगर ये वाला लाइन लिख दिया तो आपको इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना पड़ेगा, और यही लाइन अगर नहीं लिखता, डायरेक्ट लिखता प्रॉफिट एट परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, प्रॉफिट एट परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, तो हम फिर मैनेजमेंट ऑडिट में जो रेशियो निकालते हैं वैसे जीरादर निकाल के छोड़ देते। बट जैसे ही कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड के रूल्स के निकाल से बोला, तो फिर आपको फॉर्मेट में टाइप में आंसर बनाना पड़ेगा, और यही गलती होती है स्टूडेंट से। वो आंसर तो निकाल आता है लेकिन वो ये पढ़ता नहीं, वो जनरल आंसर लिख देता है, नंबर कट जाते। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि आपको सावधानी से पढ़नी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बात समझ में आई? रेशियो दोनों जगह बनते हैं लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 भी था, 44 ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है पार्ट डी पैरा 4 एनेक्सर ऑफ द कॉस्ट रिपोर्ट। इसमें कह रहा है क्या निकालिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझसे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर आपने इस चैप्टर में भी रेशियो डाल दिया, उसमें भी डाल दिया, क्या सेंस है एक जगह डालते। अरे ये वाला क्वेश्चन उसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाकर देना पड़ेगा, और यही चीज नहीं पूछा रहता तो वहां चला जाता। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कैपिटल एम्प्लॉयड नेटवर्थ जो भी पूछा है अब आपको लीगल फॉर्मेट में देना पड़ेगा, जो फॉर्मेट मैंने बना के दिया है। तो यही इसी चीज का रेशियो में ध्यान रखना है, वहां रेशियो में कुछ और यूज होता है, यहां रेशियो में कुछ और यूज होता है। बात समझ में आ गई? बोलिए। बाकी तो ये सारे कैलकुलेशन के फैक्टर्स हैं, प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आप डिस्क्लोजर कैसे देंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे रिलेटेड पार्टी का, नेचर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये सारे पॉइंट्स आपको लिख के बनाने हैं रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन में। रिकंसिलिएशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैसे दिखाएंगे, एक्साइज ड्यूटी में, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, स्टॉक टर्नओवर, टोटल, वैट, सीएसटी, अदर्स, ये सारा मैंने दिखाया था आपको। उसके बाद में गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आप दिखाएंगे, ये सारे पॉइंट्स दिखा देंगे जीएसटी के अंदर। बोलिए। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलग से दिखाएंगे, डिफरेंस बिटवीन टैक्सेज, और फिर इंटरेस्ट पेनल्टी सब करके आपको दिखाना पड़ेगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी आप ऐसे बनाएंगे, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स मार्जिन, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स मार्जिन, ये सारे जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनते हैं सबके फॉर्मेट मैंने समराइज करवाए थे। बात समझ में आई? रूल नंबर 6 इसका हमें मैंने यहां पे नहीं पढ़ाया क्योंकि रूल नंबर 6 की जो जानकारी है वो हमारे पास किस में है, चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिटेल में रूल्स की ही जानकारी है। बात समझ में आई? बोलिए। एग्जाम में जो आ रहा है, अगर आप एग्जाम का चेक कीजिए तो नॉर्मली कैलकुलेशन ही आ रहे हैं। आप अभी देखिए रिसेंट एग्जाम का ही देख लेते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड देखिए। आपके पास में क्या आया था, ये क्वेश्चन था आपके पास में, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड फाइंड आउट वैल्यू एडिशन। तो ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का था। अगर इससे पीछे आप जाएंगे तो यहां पे देखिए क्या था क्वेश्चन, यहां पे पूछा था आपके पास में, ये आपके पास में ये कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह पूछा था। बोलिए। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो क्या पूछा था, रिकंसिलेशन पूछा था, वो ईयर लिखने में इधर उधर हो गया। फिर इसमें क्या है, थ्योरी वगैरह। तो ये सारे क्वेश्चंस आप नॉर्मली अगर इस चैप्टर से देखें एग्जाम के लेवल पे, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है हर बार, मतलब एग्जाम में यही है। बट आप पढ़ के सारा जाएंगे। वैसे तो अगर एप्लीकेबिलिटी पूछ लिया तो उसके भी केसेस बना के दे रखे हैं, उसमें से भी कोई पूछ सकता है। बट नॉर्मली एग्जाम्पल के एंगल से
या तो वैल्यू एडिशन या फिर रिकंसिलेशन या फिर रेशियो वाला जो फॉर्मेट है उसमें से कोई एक क्वेश्चन नॉर्मली रहता है। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, क्वेश्चन के प्रैक्टिस में कभी भी कंजूसी ना करें। और यहाँ पे रेपिटेटिव क्वेश्चन मैंने खत्म भी कर दिए, जैसे देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया, 3 बार आया है। तो ये सब बना हुआ है, एक बार प्रैक्टिस पूरा कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस वो चीज है जो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस देता है, इसलिए प्रैक्टिस में कभी कंजूसी ना करें। अब हमारे पास आता है कॉस्ट ऑडिटर। इस रिवीजन में यहां तक रखते हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो एक पूरा लग ही जाएगा, वो तो लंबा बन जाएगा, बहुत सारा है उसमें। तीन नंबर कहाँ चला गया ये? कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बन सकता है कॉस्ट ऑडिटर? ये आप जानते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है, जिसने वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड की है, वो क्या बनेगा? कॉस्ट ऑडिटर। कौन कौन अपॉइंट नहीं हो सकता? फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव लिस्ट है। ए बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, सीए फर्म हो या सीएमए के फर्म हो, एलएलपी में आप चला सकते हैं लेकिन कंपनी नहीं बना सकते। एन ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, a person who is partner or who is in employment of an officer or employee of company, a person who or his relative और पार्टनर, क्या होल्डिंग सिक्योरिटी कितने का? 1 लाख से ज्यादा, कंपनी को लोन दिया हो कितने से? 5 लाख से ज्यादा, हैज गिवन गारंटी फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडेप्टनेस, कितना दिया हो? 1 लाख से ज्यादा। अगर इस कंडीशन में आप फॉलो करने हैं तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। लीगल प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड ज्वाइंट वेंचर इन ग्रुप, लीगल प्रोविजन में ज्वाइंट वेंचर नहीं लिखा है, बट आप ज्वाइंट वेंचर भी इंटरप्रिटेशन के लिए मान सकते हैं। ए पर्सन और फर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी एंड द ग्रुप, अगर कंपनी और या उसके किसी भी ग्रुप के साथ आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी बिजनेस रिलेशन में हैं, तब भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। ए पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर, किसी का रिश्तेदार डायरेक्टर है, वो भी नहीं बन सकता। ए पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, आप नौकरी कर रहे हैं और सोच रहे हैं ऑडिटर भी बन जाए, वो नहीं हो सकते। या फिर आप अगर 20 से ज्यादा कंपनी का काम कर रहे हैं तब भी नहीं कर सकते। ए पर्सन हु हैज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर 10 ईयर्स नॉट लेप्स्ड ऑफ सच कन्विक्शन, कन्विक्शन का अगर 10 साल पूरा नहीं हुआ तो नहीं बन सकते। एनी पर्सन हुज सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी अदर एंटिटी इंगेज्ड एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विस टू कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी फॉर बिलो पॉइंट्स, अगर आप उसमें केम बुक कीपिंग का सर्विस दे रहे हो, इंटरनल ऑडिट का दे रहे हो, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन, एक्चुरियल सर्विस दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस हो, मैनेजमेंट सर्विसेज हो, तो याद करना तो आपका पॉइंट है, बट सेंस क्या है, एसेंस क्या है इसका? ये कहता है पहली बात, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई रिश्तेदारी निकलेगी तो आप फेयर नहीं रह पाएंगे, एक बात। दूसरी बात, किसी भी तरीके का कोई आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि उससे भी फेयरनेस पे दिक्कत आएगी। तीसरी बात, कोई आप कन्विक्टेड ना हो, क्योंकि जब आप पहले से कन्विक्टेड हैं तो एक दोषी क्या ही सही तरीके से कर सकता है कभी किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन। तो अगर किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप किसी कंपनी में एंगेज्ड हैं तो आपका अधिकार नहीं बनता कि आप उस कंपनी के ऑडिटर बने, इसलिए ऐसे रिस्ट्रिक्शन अटैच किए गए। कंपनी बना के कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है ना, इसलिए ऐसा किया गया है। कंपनी की लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड। पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, तब तो आप कुछ भी करके भाग जाओगे, दूसरा बोलेगा मेरा कोई देना देना नहीं। अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हम अपनी लायबिलिटी भी तो लेंगे। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट, ये तो आप समझ ही चुके हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस होल्ड करेगा, मेंबर्स हो,
इंडिविजुअल और फर्म में काम कर सकते हैं, फर्म एलएलपी भी एलिजिबल है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी साइंड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म और एलएलपी। डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 143 141(3)(a)(2)(i) अभी जो ऊपर पढ़ाया वो किस में कवर्ड है? डिस्क्वालिफिकेशन। अपॉइंटमेंट, बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट, कौन अपॉइंटमेंट करेगा कॉस्ट ऑडिटर की? कॉस्ट ऑडिट कंडक्टेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंटेड बाय बोर्ड। पर्सन अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल ऑडिटर अंडर सेक्शन X, अगर कोई फाइनेंशियल ऑडिटर है तो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बनेगा। ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल फॉलो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अगर आप अपॉइंटमेंट में हैं, ऑडिटर है, तो आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। हम चैप्टर 5 में कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे। रूल 6, मैंने अभी चैप्टर नंबर 2 में रूल 6 छोड़ा था, यहां रूल 6 आ गया। रूल 6 क्या कहता है? इफ कंपनी क्वालिफाई रूल 6, रूल 3 एंड 4 सेल अपॉइंट कॉस्ट ऑडिटर विद इन 180 दिन। अगर आप रूल 3 और रूल 4 में आ गए तो 180 दिन के अंदर आप क्या अपॉइंट कर देंगे? ऑडिटर। एंड फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर दैट बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ रिटन कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड। कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड सेल सबमिट ए सर्टिफिकेट किसके लिए? एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट, सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट सेक्शन 141 में। अपॉइंटमेंट इज विद इन लिमिट, लिस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग डिस्क्लोज इज ट्रू एंड फेयर। दूसरी बात कहा जा रहा है कि कंपनी सेल इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन में? 30 दिन में। कॉस्ट ऑडिटर सेल कंटिन्यू कितना दिन? 180 दिन। ये सब डेज आपको रट के रखना है। और उसके बाद आता है कैजुअल वैकेंसी, अगर किसी वजह से हुई, रिजग्निशन, डेथ या रिमूवल की वजह से, कितने दिन में फिल करें? 30 दिन। कॉस्ट स्टेटमेंट एंड इट्स एनेक्सर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। कॉस्ट ऑडिटर सेल सबमिट रिपोर्ट CRA 3 along with types of commentary. कॉस्ट ऑडिटर मस्ट सबमिट रिपोर्ट विद इन कितना? 180 दिन। कंपनी सेल सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। और प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143(12) एंड 148 अप्लाई टू अबव रूल ऑल्सो। तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रेजिग्नेशन, अगर कोई ऑडिटर रिजाइन करता है तो 30 दिन के अंदर फिल करना, ये आप पढ़ ही चुके हैं। और अगर ऐसा नहीं किया तो पेनल्टी 50,000 से 2 लाख जाएगी। रोटेशन, नो स्टेचुरी रिक्वायरमेंट फॉर रोटेशन, रोटेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कंपनी के अंदर रोटेशन होता रहता है ताकि एक ही बंदा बैठ करके अब वहां पे मैनेजमेंट में ही ना बैठ जाए, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप किसी के साथ काम करते रहेंगे तो वही सोचता है कि चलो अब जो जो मैं कहूंगा वही वही होगा। रेमुनरेशन, रेमुनरेशन क्या होगा ऑडिटर का? रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगी? ऑडिट कमेटी एंड अप्रूव्ड बाय बोर्ड, सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर। अपॉइंटमेंट, अगर बोर्ड ने अपॉइंटमेंट किया तो डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड। और उसको रेक्टिफाई कौन करेगा? शेयर होल्डर। रिमूवल, कॉस्ट ऑडिटर जो रिमूव होगा उसको क्या देना पड़ेगा? कॉस्ट ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय द बोर्ड आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और अनदर अपॉइंटमेंट शैल बी इन्फॉर्म विद सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना दिन? 30 दिन। राइट एंड ड्यूटीज आप ऑलरेडी पॉइंट में पढ़ेंगे। पेनल्टी लिस्टेड कंपनी के केस में कितने हैं? 5 लाख। अनलिस्ट अदर में कितने हैं? 1 लाख। स्ट्रेटेजिक पोजीशन अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में क्या क्या पोजीशन है? कॉस्ट अकाउंटेंट एज KMP, कॉस्ट अकाउंटेंट को आप डायरेक्टर बना सकते हैं, CEO बना सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, CFO बना सकते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस कॉस्ट अकाउंटेंट KMP बनने के लिए एलिजिबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बनाना है, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला ज्यादा दमदार है, पढ़ा लिखा है, बनाओ। कॉस्ट अकाउंटेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है क्योंकि उसको नॉलेज होती है किसकी? फाइनेंस की, लॉ की, मैनेजमेंट की, सेल्स की, मार्केटिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की, रिसर्च की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशन एंड अदर्स। अभी आपको पता होगा कि इतनी नॉलेज होती है या नहीं, लॉ में लिखा है। सिंस कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोपोजेज मोस्ट ऑफ द अबव क्वालिफिकेशन, कह रहा ज्यादातर इनके पास होता है, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं प्रैक्टिस में। टेक्निकल मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल, अगर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट के पास 15 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो उसको NCLT में भी अपॉइंट किया जा सकता है। टेक्निकल मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर 25 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो NCLT में भी जा सकते हैं। कंपनी लिक्विडेशन, अगर 10 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप लिक्विडेटर भी बन सकते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटर, कॉस्ट अकाउंटेंट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटर इन ए कंपनी। ये बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन खोल के रखें कि ये सारी चीजें आप कर सकते, बट ध्यान रखें करेंगे तभी जब ठीक से पढ़ेंगे, रिवीजन करने से यहां नहीं पहुंच सकते, उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटेंट एज एन एक्सपर्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सपर्ट इंक्लूड्स कौन कौन से हैं? वेल इंजीनियर, वैल्यूअर, सीए, सीएस, सीएमए एंड अदर्स हैविंग अथॉरिटी टू इशू सर्टिफिकेट, इनको सर्टिफिकेशन करने का पावर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ए कॉस्ट अकाउंटेंट एज एन एक्सपर्ट इन केस ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। कहीं पे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको चिट्ठी आ सकती है कि इन्वेस्टिगेशन आप करो। कॉस्ट अकाउंटेंट एज वैल्यूअर, आप वैल्यूअर भी बन सकते हैं, लेकिन वैल्यूअर बनने के लिए वैल्यूएशन की डिग्री लेनी पड़ेगी। बात समझ में आई? मीडिएटर एंड कॉन्सिलिएशन भी कर सकते हैं आप, मतलब आर्बिट्रेशन का भी काम आप कर सकते हैं। सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी कंपनी एक्ट में क्या है? फाइन पेनल्टी। सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट अगर आप करेंगे तो उसके लिए फाइन है। क्रिमिनल लाइबिलिटी कितनी है? जेल कितना हो सकता है? 6 महीने से लेकर के 10 साल। फाइन कितना हो सकता है? अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और उसको 3 से मल्टीप्लाई तक किया जा सकता है। फ्रॉड हैविंग पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, जेल कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। फाइन कितनी होगी? अमाउंट ऑफ फ्रॉड या फिर उसका 3 गुना। फ्रॉड लेस देन अगर 10 लाख हो और 1% ऑफ टर्नओवर इज लोअर तो आपको जेल हो सकती है 0 से लेके 5 साल, फाइन लग सकता है 0 से लेके 50 लाख या दोनों भी। पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 139, 144, 145, फाइन लग सकता है 25,000 से कितना? 5 लाख, या फिर रेमुनरेशन का 4 गुना, व्हिचएवर इज लेस। विलफुल अगर कॉन्ट्रावेंशन करेंगे आप तो फाइन कितना लगेगा? 50,000 से 50,000, 50,000 से 25,000 कैसे होगा? 50,000 से 25 लाख होना चाहिए ना। और रेमुनरेशन का कितना? 8 गुना। इंप्रिजनमेंट कितना होगा? 0 से लेके 1 साल। कन्विक्टेड ऑडिटर मस्ट रिफंड रेमुनरेशन टू द कंपनी एंड पे डैमेज फॉर इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट। इन केस ऑफ फर्म फाइन कितना होगा? सेवरल लाइबिलिटी एंड ज्वाइंट लाइबिलिटी, और जेल भी हो सकता है पार्टनर और पार्टनर्स को। पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजल और फेलियर टू प्रोक्योर डॉक्यूमेंट्स, जेल हो सकता है 0 से लेके 6 महीने, फाइन 25,000 से 1 लाख, 2,000 पर डे ऑफ डिफॉल्ट। मैंने बोला था ये सारे फाइन पेनल्टी आपको रटने, क्योंकि एग्जाम में ये एमसीक्यूज में बहुत काम आएंगे। फ्रॉड इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जेल 3 साल से 5 साल, फाइन 1 लाख से 3 लाख। पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट सेम एज 447। पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, जेल 3 से 7 साल, फाइन 0 से 10 लाख। फॉर कॉस्ट ऑडिटर फाइन एंड पेनल्टी आर एप्लीकेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, उसके बाद में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट, एलआईसी एक्ट, बैंकिंग एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नॉट अप्लाइंग फॉर स्टेचुरी प्रोविजन, दूसरे कानून में भी पेनल्टी है। प्रोफेशनल एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल एस्केपिटिज्म। और मैंने बोला था कि जो शेड्यूल दे रखे हैं लॉ में, जिसको मैंने लॉ से ही पढ़ाया था, वो भी आपको पढ़ने हैं। तो शेड्यूल आपके पास में मैंने लास्ट में लगा के दे रखा है शेड्यूल, इसको मैंने बुक से ही पढ़ाया था शेड्यूल में। ये देखिए पार्ट 1 में, ए कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्या होगा? गिल्टी, अगर इसमें से कुछ भी पॉइंट सेटिस्फाई होता है तो। पार्ट 2 में भी है, फिर पार्ट 3 में है, फिर पार्ट 4 में है, फिर शेड्यूल सेकंड के पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। ये भी आपके लर्निंग का पार्ट है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? भले इससे क्वेश्चन कम आते हो बट इसको पढ़ना जरूरी है। और इस चैप्टर से मोस्टली थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए पेनल्टी लिखवा दी थी मैंने, पेनल्टी इस बुक में तो सब कुछ लिखा ही है, पेनल्टी इसलिए लिखवा दी थी क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके काम आ जाएगा। एज पर कंपनी एक्ट एनोडेट क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, तो आप क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जानते हैं, वही छाप देना आपको। बोलो। फिर कहता है कैन ए कॉस्ट अकाउंटेंट एज केएमपी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। स्टेट द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेमुनरेशन, ये भी आपने पढ़ लिया है। फिर कहता है कॉस्ट अकाउंटेंट के क्या क्या कोई इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, ये भी देख लिया आपने।
बात समझ में आई? तो अगर आप ध्यान देंगे, नए कोर्स की बात कर रहा हूं, तो नए कोर्स में मोस्टली जो बेसिक कंटेंट है उससे क्वेश्चन आए, प्रोफेशनल एथिक्स से क्वेश्चन नहीं आए। फिर भी प्रोफेशनल एथिक्स के भी जो भी फर्स्ट सेकंड शेड्यूल है मैंने क्लास में पढ़ा है, उसको भी एक बार आपको ध्यान में रखना है कि कब गिल्टी होगा और कब गिल्टी नहीं होगा। तो अगर मैं एनालाइज करूं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मिला करके, तो आप ये मान लो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मिला के 15 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में कम से कम दिखेगा। 15 से ज्यादा 20 भी हो सकता है, लेकिन 15 का क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 से एक 7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, चैप्टर नंबर 3 से भी आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 से भी आ रहा है। तो अगर मैं दोनों को एक भी मिक्स कर दूं तब भी 15 के आसपास, 14-15 के आसपास क्वेश्चन आ जाएगा। एमसीक्यू जो अगर जोड़ दें तो 20 नंबर इन तीनों चैप्टर से आप मान सकते हैं। बात समझ में आई? तो आज के रिवीजन में यही चैप्टर 1, 2, 3 था। एक रिवीजन बनेगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो एक ही वीडियो होगा, उसमें पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा। और फिर एक रिवीजन बनेगा चैप्टर 5, 6, 7, 8 का, वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो कॉस्ट ऑडिट के जो चैप्टर है हमारे पास 1 से लेकर के 8 तक, उसमें कितने वीडियो आएंगे? 3। मेनली यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। बात समझ में आई? और सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको नोट करा दिए, स्कैनर बना हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ना है। एग्जाम में अगर अच्छा लाना चाहते हैं, आपको ऐसे कॉस्ट ऑडिट में नंबर बहुत आते, 80 ऐसे 90 ऐसे नंबर आते, फिर भी अगर आप चाहते कि आपकी बहुत अच्छे नंबर आए, अच्छी पकड़ हो, तो एटलीस्ट नहीं भी ज्यादा तो कम से कम अभी जो सिलेबस 22 में एग्जाम में क्वेश्चन आए उसका आंसर तो घर पे लिख के देख ही लें। और प्रैक्टिस क्वेश्चन का सबका आप करेंगे प्रैक्टिस, और एमसीक्यू जो बुक में दे रखा है उसको भी आप जरूर करेंगे। क्लियर हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद।